तो कल हम पढ़ रहे थे पाठ नंबर 4 शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार के अंतर्गत हमने शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, है ना, और शब्द और पद के बारे में अध्ययन किया, और शब्द के भेदों के बारे में अध्ययन किया। और शब्दों के भेद कितने आधार पर किए गए हैं? 4 आधार पर, है ना। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, और हमने उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर कल अध्ययन कर लिया था तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो कल हमने यहां तक अध्ययन कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, आज क्या पढ़ रहे हैं? रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर शब्द, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखो, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, 3 तरह के शब्द होते हैं रचना या बनावट के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, देखो मैं आपको ना इन तीनों से संबंधित 3 शब्द बताऊंगा। ठीक है, अगर उनको आपने ध्यान से देख लिया तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इनमें जो इनके अंतर्गत जो शब्द आते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखो मैंने एक शब्द लिखा है घर, ठीक है, एक लिखा है विद्यालय, ओके, और एक लिखा है मैंने दशानन। ठीक है, ये 3 शब्द है, घर, विद्यालय और दशानन। ठीक है, तो देखो ये जो घर शब्द है, क्या इसके संधि विच्छेद हो सकते हैं? क्या संधि विच्छेद हो सकते हैं? क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? क्या अगर मान लो हमने इसके टुकड़े कर दिए तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, है ना। तो जिन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं होते हो, यानी ये एक शब्द ऐसा है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, सार्थक। ठीक है, और विद्यालय शब्द है, क्या विद्यालय शब्द के संधि विच्छेद हो सकती है? क्या वेरी गुड, हो सकती है। क्या हो सकता है? देखो, विद्या आलय, है ना, विद्या आलय, तो इन दोनों का अर्थ है विद्या और आलय, इन दोनों का अर्थ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो दशानन, क्या दशानन के खंड या टुकड़े हो सकते हैं? क्या संधि विच्छेद हो सकते हैं? उनका अर्थ भी निकल सकता है? क्या निकल सकता है? देखो क्या होता है, देखो 10 आनन है, क्या 10 आनन, 10 यानी 10 होता है, आनन यानी मुख होता है ना, तो 10 मुख, तो 10 आनन शब्द के 2 टुकड़े हो गए ना, 10 आनन। अब इसका कोई तीसरा अर्थ भी निकलता है क्या? इनके अलावा भी कोई अर्थ निकलता है क्या इसका? 10 आनन, 10 आनन किसको कहते हैं? रावण। किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इन दोनों शब्द 10 आनन, ठीक है, खंड टुकड़े हो गए, और इन दोनों का तीसरा अर्थ भी निकलता है, कौन सा? रावण, है ना। 10 आनंद किसको कहते हैं? 10 है आनंद जिसके, कौन है वो? रावण, है ना। तो देखो एक शब्द ये है आपके सामने, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है। ठीक है, तो देखो जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े नहीं होते हो वो तो कौन से होते हैं? रूढ़ होते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं ना उनके टुकड़े नहीं होंगे सार्थक। ठीक है, और विद्यालय है, विद्यालय के 2 टुकड़े हो रहे हैं, विद्याधन आलय, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, दोनों का अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, विद्यालय का तीसरा कोई अर्थ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यौगिक। और दशानन शब्द है, दशानन के 2 खंड या टुकड़े भी हो रहे हैं, प्लस तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, रावण, है ना, तो ये क्या हो गया? योग रूढ़ हो जाता है। ठीक है, तो देखो रूढ़ शब्द है उसमें तो ऐसे शब्द आएंगे जिनके खंड या टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, और यौगिक में कौन से शब्द आएंगे? जिनके खंड या टुकड़े हो जाएंगे, सार्थक। ठीक है, और योग रूढ़ में क्या होगा? एक विशेष अर्थ भी देगा, खंड या टुकड़े भी हो जाएंगे और एक विशेष अर्थ भी देगा। ठीक है, जैसे इसका है ना 10 आनन, तो इसका तीसरा अर्थ क्या निकलता है? रावण निकल रहा है ना। तो देखो ये देखो रूढ़ शब्द, वे शब्द जो परंपरा के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा उनके खंड नहीं किए जाते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो परंपरा
के आधार पर, यानी लंबे समय से चले आ रहे हैं ना, उसके आधार पर क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके क्या नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते, यानी उसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अभी बताया था ना मैंने आपको, ये रहा घर, घर शब्द है, अगर मान लो हम घर के टुकड़े कर दिए, घर के टुकड़े कर देंगे तो क्या घर घर रहेगा? अरे घर के टुकड़े कर देंगे तो घर घर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, है ना। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, मतलब इसके कोई टुकड़े नहीं हो गए, तो ये कौन सा हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखो पानी, पानी शब्द के टुकड़े कर दिए जाएंगे तो क्या इनका अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है ना। वैसे सूर्य, कान, नाक, है ना, तो ये सारे शब्द किस में आ जाते हैं, रूढ़ शब्द में आ जाते हैं। ठीक है, ओके। देखो घ और रे, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। घर शब्द तो वो तो रहने का स्थान होता है। ठीक है, पा और नी, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। पानी तो होता है कि पीने वाला पदार्थ होता है, पीने के लिए, है ना। तो इसलिए क्या करना है, तो जो शब्द जिन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं होते वो कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखो यौगिक में, देखो यौगिक, अब यौगिक में क्या होता है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्मित होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके सार्थक खंड होते हैं। ठीक है, इनके सार्थक खंड भी होते हैं, यानी ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, प्लस इसके खंड या टुकड़े भी होते हैं, यानी इनका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। देखो जैसे देखो भोजनालय, भोजन का घर है ना, तो देखो भोजन आलय, तो दो टुकड़े हो गए इसके, भोजनालय के दो टुकड़े हो गए ना, भोजन आलय। ठीक है, ऐसे देखो कुपुत्र, बुरा पुत्र, तो कुपुत्र हो गया। वैसे पुस्तकालय, पुस्तक आलय, पुस्तक का घर, है ना। तो इस प्रकार यौगिक शब्दों के क्या होंगे, सार्थक खंड या टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, और रूढ़ शब्द के सार्थक खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, ये एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ओके, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है ना। अब आगे देखो योग रूढ़ में, देखो देखो योग रूढ़ में, वे यौगिक शब्द जो परंपरा के अनुसार किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो परंपरा के अनुसार एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, वो यानी उनका कोई ना कोई एक विशेष अर्थ निकलता है ना। वो कौन से होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। देखो लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अरे लंबा है उधर, उधर यानी पेट, जिसका पेट लंबा है, कौन है वो, गणेश जी है ना। और इसके खंड टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, लंब उदर, है ना। और इसमें कौन सी संधि हो गई, संधि कौन सी होगी, पहले बताओ, फटाफट बताओ, लंबोदर में संधि कौन सी होगी, नहीं बेटा, दीर्घ, दीर्घ नहीं होगी, नहीं, दीर्घ कैसे होगी, यस मैं, वेरी गुड, गुण संधि होगी इसमें, इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ओके, लंबोदर हो जाएगा। वैसे देखो पंकज, पंक, पंक जय, है ना। तो देखो पंक, पंक यानी कीचड़, जय यानी उत्पन्न होने वाला, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन है, कमल है। ठीक है, जलज, देखो जल जय, जल में उत्पन्न होने वाला कौन है, वो भी कमल ही है ना। और यहां देखो दशानन, दशानन का आपको बताया था, दस आनंद, है ना, दस आनंद। तो इसके क्या, ऐसे क्या हो सकते हैं, इसके खंड या टुकड़े हो सकते हैं, प्लस इसका कोई विशेष तीसरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। कौन से होते हैं, योग रूढ़। ठीक है, तो इसमें आप सीधी सी बात ध्यान रखना कि जिन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं होते, जिन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं होते, एक उनका एक विशेष अर्थ निकलता है, तो वो कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनके दो खंड या टुकड़े होते हैं, ठीक है, दो खंड या टुकड़े होते हैं, वो कौन से होते हैं, यौगिक। ठीक है, और वे शब्द जिनके दो या मतलब
खंड या टुकड़े भी होते हैं और एक विशेष अर्थ भी निकलता है। यानी ये जो योग रूढ़ है ना, वो रूढ़ और यौगिक, रूढ़ और यौगिक इन दोनों का क्या है, मिक्सअप है ये, है ना। क्यों, देखो इसमें विशेष अर्थ विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है ये, है ना। ये भी इसमें विशेष अर्थ के लिए यौगिक यानी इसमें दो खंड या टुकड़े होते हैं, दो शब्द मिलते हैं, दो संधि होती है इनके बीच में, तो ये कौन सा हो गया, यौगिक, है ना। तो इसमें ये दोनों ही कार्य होते हैं, है ना। संधि भी होती है, संधि विच्छेद भी किए जा सकते हैं और विशेष अर्थ भी निकलता है इसका, ठीक है। तो ये कौन से हो जाएंगे, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द, ठीक है। देखो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, चार। रचना के आधार पर कितने होते हैं, तीन। और प्रयोग के आधार पर दो, ठीक है। अब देखो दो कौन से होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी। देखो विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि के कारण परिवर्तित हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक इनके कारण परिवर्तन हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी उनके अंदर विकार यानी परिवर्तन आ जाता है, वो कौन से होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। ये चार प्रकार के होते हैं, जो विकारी शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो देखो एक आपको वाक्य लिखता हूं, दो वाक्य लिखता हूं, ठीक है। जैसे एक लिखा मैंने, राम राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है। चलो राम धीरे धीरे चलेगा तो सीता भी धीरे धीरे चलेगी, वो थोड़ी भागेगी, भागेगी क्या, नहीं भागेगी, ठीक है। सीता भी धीरे धीरे चलती है, ठीक है। अब देखो देखो इसमें ये शब्द क्या है, लिंग, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो यहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चेंज हो गया, पहले यहां पुल्लिंग है और यहां पर स्त्रीलिंग है, तो संज्ञा शब्द है दोनों। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, परिवर्तन हो जाता है। और यहां पर चलता और चलती, ये दोनों शब्द क्या है, क्रिया है। ये दोनों शब्द क्या है, क्रिया। देखो यहां पर करता है वो कौन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी कौन सी आ गई, पुल्लिंग की आ गई ना। उसी तरह से देखो यहां पर क्रिया कौन सी है, सॉरी यहां पर कर्ता कौन है, स्त्रीलिंग है सीता, तो क्रिया भी कौन सी आ गई, स्त्रीलिंग आ गई ना। अब अपन ये थोड़ी कर सकते हैं कि सीता धीरे धीरे चलता है और राम धीरे धीरे चलती है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है ना। तो लेकिन एक शब्द देखो बीच में, दोनों में एक, इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या, ये जो शब्द है धीरे धीरे, इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये विकारी शब्द है, इनके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये थोड़ी कि राम के साथ तो धीरे धीरे चलता है आ जाएगा, और सीता के साथ धीरे धीरे या धीरो धीरो ऐसे थोड़ी आ सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए ये धीरे धीरे शब्द क्या है, ये है विकारी, अविकारी शब्द है। और राम और सीता ये क्या है, ये विकारी शब्द है, ठीक है। तो देखो चार प्रकार है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या है, विकारी शब्द है। देखो लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, तो इसमें देखो परिवर्तन हो रहा है ना, यहां पर तो एक वचन का काम हो रहा है और यहां पर बहुवचन का काम हो रहा है, ठीक है। परिवर्तन हो गया वचन के कारण। लड़की दौड़ रही है, लड़कियां दौड़ रही है ना। तो इन सब में क्या है, यह चित्र अच्छा है, ये चित्र अच्छे हैं, तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है ना। तो इन शब्दों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये सारे शब्द क्या हो गए, विकारी शब्द हो जाते हैं। उसी तरह से देखो अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि के आधार पर कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, है ना।
वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। अ लग गया तो अपरिवर्तन, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किनके कारण? लिंग, वचन, काल, कारक, इनके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके वचन ऊपर, है ना। वो कौन से होते हैं? अविकारी होते हैं, ठीक है। और ये अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? देखो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनका प्रयोग आप चाहे एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या कोई भी कारक के साथ इसका प्रयोग कर दो, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो कौन से होंगे? अविकारी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अर्थ के आधार पर शब्द। अगला कौन सा है? अर्थ के आधार पर, है ना। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है ना। अर्थ के आधार पर अलग अलग इनको बताया गया है। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समय भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर ये भेद है, और इनके बारे में जानकारी है वो आगे जो चैप्टर आएंगे इसमें हम आगे इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, ठीक है। ओके, तो विकारी और अविकारी इनके बारे में तो पता चल गया ना, कि जो परिवर्तित हो जाते हैं किनके कारण? लिंग, वचन, काल, कारक, इनके कारण परिवर्तन हो जाता है, वो तो कहलाते हैं क्या? क्या कहलाते हैं? विकारी। और जो परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अविकारी, ठीक है।